हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं हम लोग एक बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि लास्ट ऑडिबल नहीं था तो इसका हम थोड़ा सा तो एक ले लेते हैं पिछला ब्रीफ। देखो बेटे, ब्रीच की जब बात हो रही थी तो ब्रीच था क्या? ब्रीच का मीनिंग क्या था? तोड़ना, तोड़ देना ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया या आपने कुछ ऐसा किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टूट गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर किस तरह से कहा जाता है? प्रॉमिसर को अपने प्रॉमिस फुलफिल करने होते हैं टुवर्ड्स प्रॉमिसी। कॉन्ट्रैक्ट में ये तो ये था, क्लियर था। प्रॉमिसर को अपने प्रॉमिस फुलफिल करने हैं टुवर्ड्स प्रॉमिसी, और अगर वो अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस प्रॉमिस में कुछ ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करने होते हैं, ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होते हैं। अगर उसने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए तो वो क्या कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल। एंटिसिपेटरी, मैंने बच्चों को बताया था कि एंटिसिपेटरी से याद रखना, जो लोग नए आए हैं, कि आप लोग मूवीज में देखते हैं एंटिसिपेटरी बेल। कोई क्राइम करता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए भागता है एडवांस में। एंटिसिपेटरी मींस एडवांस में, कि उसने क्राइम कर दिया या क्राइम उसने नहीं किया है, उसको डाउट है कि उसके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, तो वो एडवांस में पहले से कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के पास कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज हमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दे, जिसकी वजह से फिर पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती। सेम यहां पर एंटिसिपेटरी, यानी अभी ड्यू डेट नहीं आई आपकी प्रॉमिस फुलफिल करने की, ड्यू डेट अभी नहीं आई है, उससे पहले ही आपने इंटीमेशन कर दिया कि आई वुड नॉट लाइक टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन, तो वो क्या कहलाएगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने एडवांस में मना कर दिया, मान लीजिए हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया, मैंने आपका एक फ्लैट आपके पास था, मैंने फ्लैट खरीदा, फ्लैट खरीदने में मेरी तरफ से जो कंडीशन थी कि भाई मैं 1 सितंबर को आपको पेमेंट करूंगा, और मुझे था कि मेरे को कहीं और से पेमेंट आना है, एंड कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे वहां से पेमेंट नहीं आ रहा, तो मैंने जेन्युइनली आपके पास आकर आज 23 मैंने कहा कि आज मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर। दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसने मना किया? मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर दिया, जबकि प्रॉमिस फुलफिल की डेट क्या थी? 1 सितंबर। मैंने कब मना कर दिया? 8-9 दिन पहले, एंटिसिपेट एडवांस कर दिया। ठीक है जी। एक्चुअल क्या होगा कि मैं सेम डे 1 सितंबर को मैं आपके पास आया कि सॉरी आई डोंट हैव मनी एंड आई कांट मेक पेमेंट टू यू। मैंने सेम डे, उसी एक्चुअल डेट को, जिस डेट को मुझे अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने थे, मैंने मना कर दिया। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो अब देखें जरा इसमें एंटिसिपेटरी के लिए क्या कह रहा है, यहां पर देखें एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या लिखा है? बाय फॉलोइंग 2 वेज। क्या क्या है? पहला क्या लिखा है बताएं जरा। कह रहा है बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, इसको कहते हैं एक्सप्रेस। जब आप बोले या लिख कर दें, है ना, वो हो गया एक्सप्रेस। दूसरा क्या है? इम्प्लाइड, यानी कंडक्ट। हमारे पास 2 ही होते थे हमेशा, पहले भी हमने कहा था कम्युनिकेशन के 2 स्टाइल है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली होता है बाय और कंडक्ट, एक्सप्रेस होता है बाय और वर्ड्स। अब वो वर्ड्स बोलकर भी किए जा सकते हैं और लिखित में भी किए जा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर? तो उसने हमें बताया कि एंटिसिपेटरी 2 वेज से हो सकता है, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। एक बार जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, ये 2 एग्जाम्पल जल्दी से पढ़ लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फटाफट एक बार कोई पढ़ो जरा, प्रोनाउंस करो। आप पढ़ो बेटा।
जोर से पढ़, कुछ नहीं हो रहा बेटा। ये जो है ना स्पीकिंग स्किल्स भी हैं अब तो चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर। अब सिर्फ नॉलेज नहीं रही, अब सिर्फ सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं रही सीए के अंदर, हर चीज है। तो ये भी आपका पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ही है। कब उसने एक्सप्रेस कर दिया? 38 जुलाई को उसने इन्फॉर्म कर दिया, जबकि करना क्या था? 14 थी उसकी ड्यू डेट। उसने पहले ही हमें कर दिया कि भाई मैं 14 को आपको बेस नहीं दे पाऊंगा। 14 दिन पहले ही मना कर दिया एंटिसिपेटरी। सेकंड एग्जांपल में क्या करा, जल्दी से देख लो, जल्दी से। उसने पहले ही अपना प्रोडक्ट किसी और को बेच दिया, तो ये तो बाय कंडक्ट हो गया। अब क्योंकि किसी और को बेच दिया, अब मान लीजिए जिस फ्लैट की पेमेंट की बारी आ रही है, मैं तो वेट कर रहा हूं कि हाँ जी 1 सितंबर को पेमेंट करने हैं। अब मैं मान लो 1 सितंबर को पेमेंट करने के बाद तो पहुंच रहा हूं आपके पास, और आप पहले ही फ्लैट बेच चुके हो, तो वो ब्रीच आपकी तरफ से हो गया। 1 सितंबर से पहले ही मुझे पता चला कि हाँ जी आज कि भाई फ्लैट तो बिक चुका। मैं आपके पास गया, उसने आपने कहा हाँ जी फ्लैट तो बिक गया जी, आपसे ज्यादा पैसे मिल गए, हमने बेच दिया, ब्रीच हो गया। ठीक है जी। क्या थे जरा इसके इफेक्ट्स बताओ। बहुत सिंपल सा है इफेक्ट, अगर ना पढ़े तो क्या बताएं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया। क्या लिखा है पहले फर्स्ट कंडीशन में? टू either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages। जो ब्रीच कर रहा है उसके ऊपर आपको केस करने का पूरा राइट है। फिर क्या कह रहा है? इमीडिएटली विदाउट वेटिंग until the due date of the performance। अब आपको 1 सितंबर की वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, कोई डैमेजेस हो रहे हैं, तो आप तुरंत कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि मैंने आज मना कर दिया। आज चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, आपको ड्यू डेट की वेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था? वो कह रहा है ही मे इलेक्ट नॉट टू रिजाइन। अब आप कह रहे हो कोई नहीं, विल डू वेट, सर हैं हमारे, देख लेते हैं, क्या पता तब तक पैसे आ जाए सर के पास, चांस हो सकता है। मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को पीछे से पैसे आने थे, उसके बावजूद भी आपने कहा आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं अभी रिजाइन नहीं करते। क्या कह रहा है? मे इलेक्ट नॉट टू रिजाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। आप कह रहे हैं कि ना आज मैं रिजाइन नहीं कर रहा, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो आपके पास पूरा राइट आ गया है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं 1 सितंबर की। अब उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो देख लो, क्योंकि अगर आप वेट करने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या कह रहा है, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पांसिबल फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। आप 1 सितंबर तक वेट कर रहे हो, 1 सितंबर को अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करता, देन आप उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए मेरे ऊपर केस कर सकते हो। और आगे क्या कह रहा है? बट इन दिस केस, अब आ रहा है वो एक कॉन्सिक्वेंस आपके पास भी पहुंचा। क्या पहुंचा? He will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own। दोनों का बेनिफिट है, क्योंकि मैंने आपको पेमेंट करनी है, फ्लैट मुझे मिलना है, मेरा बेनिफिट है कि मुझे फ्लैट मिल जाएगा, आपका बेनिफिट है आपको पैसे मिल जाएंगे। चांस हो सकता है कि आपका भी फ्लैट ना बिक रहा हो, चांस है। मैं एग्जांपल एडिशनल कुछ भी हो सकता है। आपको भी लग रहा है कि यार कोई नहीं, सर ही ले लेंगे, ज्यादा अच्छा है यार, कोई और तो ले नहीं रहा। हो सकता है कभी कभी कुछ यूजफुलनेस होती है इस प्रोडक्ट की, मेरे लिए जो है वो यूजफुलनेस वो किसी और के लिए नहीं है। क्या कहा? बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन एंड द गिल्टी पार्टी, यानी मैं, इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन मे स्टिल परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं चाहूं तो, अब आप वेट कर रहे हो तो मैं 1 सितंबर को मेरे पास बाई चांस पैसे आ गए, मैंने आपको पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, but may still perform his part of contract and can also take advantage of supervening impossibility। मेरे पास एक वो भी ऑप्शन मिल सकता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, which may have the effect of discharging the contract।
उस केस में आपको अब डैमेजेस क्लेम करने की राइट चले जाएंगे। मैं सुपरवेनिंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का कॉज उठाकर मैं कहूंगा जी अब तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, अब तो हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा लॉ आ गया जिसकी वजह से वो फ्लैट ही आपका इलीगल डिक्लेयर हो गया बाई चांस। अब आप इलीगल पार्ट के लिए तो मेरे पर सू कर नहीं सकते, जब तक वो इलीगल नहीं था तब तक आप कर सकते थे कुछ भी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने जो एक बोला हम सिर्फ यही है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मैटर आ रहा है। ये था हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है जी। एक्चुअल ब्रीच सिंपल, सेम डे को करना है हमें। एक्चुअल ब्रीच किस किस तरीके से कर सकते हैं आप, क्या कह रहे हैं? एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू 1 सितंबर। सेकंड, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 1 सितंबर को ही उसी वक्त मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ पेमेंट मैं कह रहा हूं आने वाला है, आने वाला, आने वाला है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन, आप लोगों को देते हैं जो बच्चे आज आए हैं, कि हम लोग अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कभी कभी मैं उसे लोन के लिए, फाइनेंस के लिए कोशिश करता हूं, तो बैंक की जो पार्टी है, बैंक से जिससे मैंने लोन कराया है, वो डायरेक्ट आपको उसी दिन चेक देंगे जिस दिन रजिस्ट्री होगी। मैं भी पहुंचा हुआ हूं, आप भी पहुंचे हुए हैं, दोनों वहां पर पार्टी पहुंची हुई है। मान लीजिए रेस्ट अमाउंट इज समथिंग अमाउंट, मान लो 10 लाख 20 लाख जो भी बचा हुआ है, मैंने जो लोन के लिए अप्लाई किया, वहां से जिस बैंक से मैंने कहा है, बैंक वाला ड्राफ्ट लेकर आता है 20 लाख रुपीज का। वो सेम डे आपको 20 लाख रुपीज का ड्राफ्ट हैंड ओवर करेगा इन फ्रंट ऑफ द ऑफिशियल, जो वहां की अथॉरिटीज होती हैं उनके सामने। सब कुछ हो गया, खाना पूर्ति जहां भी फिल करना है उसको, ड्राफ्ट की कॉपी, ड्राफ्ट का नंबर, वो सब। और बैंक क्या करता है, वो पेपर खुद लेकर चला जाता है। अगर सेम डे मिल जाते हैं या बाद में मिलते हैं तो ओरिजिनल पेपर्स किसके पास चले जाते हैं? बैंक के पास। अब हुआ क्या, बाई चांस मैं जिस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, उधर से मोदी जी की एक नई स्कीम आई, बैंक की मर्जिंग की, वो बैंक मर्ज हो गया। सुबह सुबह उसका नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ जी आपकी इस वक्त ये मर्जिंग हो रही है उस बैंक के साथ, तो आज तक की आपकी डील किसी भी तरीके से हेल्ड अप हो गई। अब उस वक्त तो नहीं मिला आपको, फ्यूचर की फ्यूचर जाने, जब उस वक्त बैंक की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। खुद सोचकर देखो, ये भी तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो हो गई, बैंक की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। अब बैंक आपको ड्राफ्ट कैसे देगा? वो कहेगा मैं तो हुई नहीं। अब आपके पास ड्राफ्ट नहीं पहुंचा, अब क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस वक्त? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। मैं कुछ पैसा दे चुका हूं, कुछ पैसा देना है रजिस्ट्री के लिए, वहां पर हम सब पहुंचे हुए हैं, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब जब ब्रीच हुआ तो ऑब्वियसली कुछ रेमेडीज भी मिलेंगी, है ना? आ जाओ जी, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? जो लोग एब्सेंट थे उस दिन, आप लोगों का रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा? हाँ जी, क्या था रेमेडीज में? रेमेडीज वो क्या कहता है कि भाई कुछ तो जो बेचारी सफरिंग पार्टी है उसको कुछ तो मिलेगा। रेमेडीज क्या है? उपचार एक तरीके का। तो क्या कह रहा है? सूट फॉर डैमेजेस। क्या कह रहा है सूट फॉर डैमेजेस में? कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ। इसके अंदर जो कुछ बात छोटी छोटी याद रखने को मैंने बोली थी, क्या बोली थी? कहाँ लिखा है वो लाइन? देखो जी, ये लाइन पढ़िएगा, ये वाली, विच नेचुरली, इसको अंडरलाइन कर लो। और मैंने बच्चों को लास्ट क्लास में बोला था बोल्डली लिखना है इसको अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते वक्त। आप लोग डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, बट ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आप बता रहे हैं रेमेडीज जीरो है वो बताना। क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। आप कोर्ट पूछ रहा है कि आप कौन से डैमेज के लिए क्लेम कर रहे हो, आपको डैमेज क्या हुआ है। आप मेरे पास आए हो डैमेजेस का क्लेम मांगने, तो डैमेज आप बताओगे ना कि मेरे को क्या डैमेज हुआ।
मेरी वजह से आपको क्या डैमेज हुआ, मैं जो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, उस डैमेज को तो आप कोर्ट को डिफाइन करोगे, isn't it? और वो डैमेज कौन सा माना जाएगा, कोर्ट ने बता दिया है, एक्ट में लिख दिया गया, सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया 73 में कि भैया इसके अलावा और कुछ नहीं मांग पाओगे। कौन सा लॉस? विच नेचुरली अरोज, जो मेरे ब्रीच की वजह से जो नेचुरली होगा, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स यानी जब आप एक नॉर्मल एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, उसमें यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। जैसे इसमें एक आगे एग्जाम्पल भी आएगा, उसको दूसरी चीज से भी डिफाइन किया हुआ है उन्होंने कि मान लीजिए मैंने आपको 5,000 रुपए देने थे, या आपने मुझसे कोई प्रोडक्ट की डील की, उसकी प्राइस 5,000 रुपए है, और वो प्रोडक्ट मैंने आपको डिलीवर नहीं किया, लेकिन आपके लिए अर्जेंसी थी, आपको जरूरत थी, आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ा, आपको मार्केट से खरीदना पड़ा 5500 रुपए का। आप मुझसे कितने का ले रहे थे? 5,000 का। आप मेरी ब्रीच की वजह से आपको कितने का लेना पड़ा? 5,500 का। तो 500 का लॉस हुआ आपको। मेरी ब्रीच की वजह से एक नेचुरल लॉस कितना हुआ? 500 रुपए। 5,000 तो आप मुझे देते ही, अब ये थोड़ी कहोगे मैं तो पूरा 5,500 क्लेम करूंगा, तो जज मना करता है नहीं। ठीक है जी, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है आप इसमें। डैमेजेस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, है ना। मैंने हिंट दे दिया आपको किसमें क्या इंपॉर्टेंट था, जिसकी क्लास में सुई और नहीं समझ में आएगा तो और बता देंगे। डैमेजेस कितनी तरह के थे हमारे, यहीं पर थे हम, लास्ट क्लास में भी कुछ पार्ट छूट गया था। सबसे पहली बात बेटे, ऑर्डिनरी डैमेज। क्या होता है ऑर्डिनरी डैमेज? कह रहा है when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract. Actually ordinary damage वही है जो अभी हमने पढ़ लिया, which arose naturally, वही है ऑर्डिनरी डैमेज। यानी इसके अंदर कुछ खास बड़ी बातें नहीं थी, ऑर्डिनरी डैमेज हुआ तो वो आपको उसी तरीके से कंडीशन दिखानी पड़ेगी जज साहब को कि भाई ये मेरे को नुकसान हुआ है। ठीक है, इस केस को एक बार देख लीजिए, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल को। क्या कह रहा है, एक इसकी आटा मिल थी, है ना, वही है ये, हाँ फ्लोर मिल का ही है। इसका कुछ क्या हुआ, ब्रोकन हो गया, एक क्रैंकशाफ्ट जो ब्रोकन हो गया, जिसकी वजह से इसकी पूरी मिल बंद हो गई, है ना, फ्लोर मिल बंद हो गई। जो आटा बनना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा था। उसने एक पर्सन को हायर किया कि प्लीज इसे ठीक करो। जब उसको ठीक करने की बारी आई तो उसने 2 दिन मांगे। इस केस को अब देखेंगे, लेकिन उस 2 दिन की बजाय उसमें लग गए 7 डेज, 5 दिन एक्स्ट्रा। 5 दिन उसकी मिल और बंद रही। तो उसमें उन्होंने पूछा कि भाई मैं अपना 5 दिन का डैमेज क्लेम करूंगा। तो देखो इसमें कितना अच्छा जज साहब ने ऑर्डर दिया। He received the repair crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, P sued D for damages, not only for the delay, जो उसने 7 दिन का 5 दिन का जो डिले किया in delivering the broken part, but also for loss suffered by the mill for not having been worked. उसने लॉस के लिए भी मांग लिया। यहां पर जज साहब ने क्या बोला, The count held that P was entitled only ordinary damages. जो उसको वो 5 दिन की वजह से जो ऑर्डिनरी लॉस हुआ है, ऑर्डिनरी डैमेज हुआ है, वो मांग सकता है। And D was not liable for the loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft. उसने कहा आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि मेरा जो शाफ्ट है वो टूट गया, उसको ठीक करना है, दैट्स ऑल। उसमें जो डिले हुआ 7-5 दिन का, उसकी वजह से आपको जो लॉस हो रहा है वो मांग सकते हो, लेकिन जो प्रॉफिट की बात थी वो कतई नहीं हुई हमारे साथ। 1% आपने हमारे साथ प्रॉफिट की शेयरिंग की बात नहीं की थी कि मुझे इतना प्रॉफिट का भी नुकसान होगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज है, तो ऑर्डिनरी डैमेज को आप डिमांड करते हो, बाकी नहीं। स्पेशल डैमेज में देखो आ गया,
स्पेशल डैमेज में आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले से। ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात थी, ये यहीं पर सेम केस में ऐसा हो सकता था कि अगर मैं पहले से उसे डिफाइन कर देता कि भाई साहब आप अगर एक दिन भी लेट करेंगे तो आई विल हैव टू बी सफर सो एंड सो मच लॉस, तो प्लीज इंश्योर कि ये 2 दिन में होना चाहिए। अगर 2 दिन के बाद आप करोगे तो उस लॉस को भी आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, वो जो मुझे प्रॉफिट में जो लॉस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तब ये स्पेशल डैमेजेस में काउंट हो जाता। उस वक्त ये मेंशन नहीं था, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, वो आपका नहीं। एक केस इसमें मेंशन नहीं है। लास्ट एक क्लास में बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर ऑर्डिनरी डैमेज के लिए टाइम को कोई तो डिफाइंड होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, ये बात फैक्ट है। सामने वाली पार्टी पहले बताएगी कि भाई मैं आपको कितने दिन में ठीक करके दूंगा। रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। वर्बली में तो अगर उसने मान लो मुकर गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि नहीं सर मैंने तो 7 दिन बोलकर गया था। तो नॉर्मली जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके घर में, हमारे घरों में जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं, वो तो मुंह से ही बोलकर जाते हैं, ना कोई हम रिटर्न साइन करते ना कुछ। बट ये बात हो रही है कंपनीज की। कंपनीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। अभी हमारे पास एक केस आया हुआ है कि एक ओवन लगाना था कैफे के अंदर। वो जो ओवन था वो लगाया गया इनसाइड, इंडोर इम्प्लांट किया गया उसे, जबकि उसके ऊपर लिखा था ऑलरेडी कि वो जो लग रहा है ओवन ये आउटडोर ओवन है। वो आउटडोर यूनिट है लिखा हुआ है। ऑनर ने, जिसने ऑर्डर किया था, उसने कहा सर ये तो आउटडोर यूनिट है। मैंने आपको पहले ही कहा था। उन्होंने पूरा उससे पहले कंसल्टेंसी भी करती थी वो कंपनी जिसको बुलाया, तो उन्होंने पहले कंसल्टेंसी की, फिर उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ वो कुछ ऐसा ओवन था कि उसके अंदर कुछ वुडन फायर पिज्जा कुछ बनाना था उन लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ये तो आउटडोर लिखा हुआ है और आप कह रहे हो कि यहाँ पर लग जाएगा। उसने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं ऐसे 20 कैफे में लगा चुका हूँ, बोला उसने। बट क्या था, वर्बली बोला। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ये बात, सारा कुछ रिटर्न में हो रहा है, लेकिन ये वाली बात उसने ओरली बोली कि मैंने ऑलरेडी 20 कैफे में इंस्टॉल कर दिया है, सब जगह फंक्शनिंग है। तो आपको पूछना चाहिए था कि वो 20 कैफे के नाम बताओ, एक बार किसी के पास विजिट कर लेते। हुआ क्या, क्योंकि वो इंडोर नहीं था, आउटडोर यूनिट था, उसकी जो एक एग्जॉस्ट जो निकलता था, जो हीट जो निकलती है, वो इतनी भयंकर थी कि पूरा कैफे का एसी जो था इनइफेक्टिव होना शुरू हो गया। जितना एसी चला उसकी हीट से वो एसी खत्म। फाइनली उनको वो हटाना पड़ा और दूसरा उन्होंने लगाया होगा। तो अब उनका था कि भाई हम इसको अब सू करें तो कैसे करें। तो खैर मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। तो उसमें जो स्पेशल कंडीशन थी, स्पेशल कंडीशन क्या कि उन्होंने उससे रिटर्न में नहीं लिया कि हम ये इंडोर लगा रहे हैं जबकि आउटडोर यूनिट है, ये कहीं नहीं लिया उन्होंने उससे। यूनिट तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो। कंसल्टेंसी में उसने कहीं पर लिखकर नहीं दिया कि आई एम प्रिस्क्राइबिंग दिस ओवन टू यू, लिखा ही नहीं उसने कंसल्टेंसी में बता दिया जी मैं आया, मैं विजिट करके गया और इन्होंने मुझसे पूछा ऐसे ऐसे, सब कुछ उसने बता दिया। लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि मैंने इनको वो यूनिट। तो जो स्पेशल वाली केस आ गए वो उससे बच गया। अगर ये स्पेशली कहीं पर रिटर्न हो जाता तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्टी वो कर गई है। उसने कहा मैं ऐसा कुछ, मैंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी, मैं तो इनको क्या बोलते हैं पूरा एक वो दिखा दिया था ब्रोशर, उस ब्रोशर में से इन्होंने खुद सेलेक्ट किया कि भाई ये वाला चाहिए। मैंने ये कुछ नहीं कहा कि क्या है, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ इंडोर यूनिट, इन्होंने खुद चूज किया। तो मैंने कहा आपने कहा थे 20 यूनिट्स में लगा करा, मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं की। ये लो, तो समझ रहे बात को। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप सीए कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे मुझसे कंसल्ट किया जा रहा है, फिर आपकी पार्टीज आपसे कंसल्ट करेंगी कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, बताइए क्या करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो माना ही जाता है ना कि लॉ तो उसने भी पढ़ा हुआ है, सारा लॉ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको ये जो लॉ पढ़ाया जा रहा है बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस से रिलेटेड तो सारा लॉ पढ़ेंगे, बिजनेस लॉ, आगे जाकर कंपनी लॉ पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि आपकी हर जहां भी जाएंगे कंपनी के साथ ही डील करें, तो वो सब चीजें।
ठीक है जी। तो इसमें साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज मिलेगा। लेकिन मैं स्पेशल डैमेज से जो ऐड कर रहा हूं वो ये कि अगर पहले से कंडीशन मेंशन होती तो फिर वो स्पेशल डैमेज भी उसको क्लेम कर सकते। स्पेशल डैमेज का इस एग्जांपल में देख लीजिए, जरा एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग, जिससे स्पेशल डैमेज क्लियर हो जाएगा। इसमें भी यही हुआ है, कुछ मिलता जुलता है। हाँ जी मैडम बताओ क्या था ये केस? सर स्पेशल केस है तरह की ए में डिलीवर बी की मशीन बी की और ए में जो पढ़ ले कुछ नहीं होता। मेरा मतलब है कि हंसो मत, पढ़ लो। हंसने के लिए तो सीए बनने के बाद बहुत मौका मिलेगा। मशीन का ऑर्डर दिया, बता भी दिया है कि मशीन नहीं आएगी तो मेरी मिल बंद हो जाएगी। ठीक है जी, सब कुछ उसने बता दिया। उसने यही बता दिया कि मेरा लॉस भी हो जाएगा, मिल बंद होगी तो ऑब्वियसली लॉस भी हो जाएगा, सब कुछ उसने समझा दिया। तो उसने लिखा भी है भाई ए लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ उसमें एक चीज और हो गई उसके साथ, ये तो हुआ कि मिल बंद हो गई, एक लॉस उसे और हो गया कि उसे गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से चला गया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनके अपनी एक टीम होती है, वो विजिट करती है, सब कुछ करती है। उन्होंने विजिट किया होगा, उन्होंने कहा इनके पास मशीन ही नहीं है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ उसके पास, चिट्ठी विट्ठी सब आ गई थी। उसमें आ गया कि हाँ भाई हमारे इंजीनियर आपके फैक्ट्री में विजिट करेंगे, आपकी मिल में विजिट करेंगे फला दिन, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। इंजीनियर भी आ गया जी सब कुछ करने, तो ये भी एविडेंस देना पड़ेगा ना कि मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों लूज हुआ। अब वो भाई साहब मशीन आई नहीं, डिलीवर्ड ही नहीं हुई। लेकिन मशीन वाले को ये नहीं बताया गया था कि आपकी वजह से हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट भी लूज हो सकता है। मिल की रनिंग और कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस होना दोनों चीजें सेपरेट हैं। तो गवर्नमेंट ने अब यहां पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो भी पढ़ लीजिए। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। पिछले केस में नहीं मिला था, इस केस में प्रॉफिट मिल गया, ये लॉस हुआ है। बट फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक और कॉन्ट्रेरी डाला इसमें कि आपने क्योंकि मेंशन नहीं किया था कि आपको मशीन ना मिलने की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जा सकते हैं, आपने सिर्फ रन की बात की थी, तो रन के लिए आपको जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो ले लो, लेकिन आप अब उसका लॉस भी कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। उसने लिख दिया बट ही कुड नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए डिफरेंस? ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज पूछा जा सकता है। एग्जेम्पलरी डैमेज क्या था इसमें? एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, जो आज नए बच्चे हैं जरा एक बार आप पढ़ लीजिए। वगैरह इन्हीं दो केसेस में एग्जेम्पलरी डैमेज मिलेगा। पहला ब्रीच ऑफ मैरिज और दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। रॉन्गफुल बोल रहा है बेटा, डिसऑनर तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है डिसऑनर ऑफ चेक। यहां पर वो कह रहा है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनी के लिए, कुछ नहीं वैसे तो हर रेप्यूटेड कंपनी के लिए चेक का डिसऑनर होना एक रेपुटेशन का मैटर बन जाता है। ठीक है जी। तो उसमें कहा कि अगर बैंक की कोई गलती है, अगर एक बैंक की गलती है और बैंक ने वो डिसऑनर कर दिया चेक अपनी गलती से, तो उसका धब्बा किसको झेलना पड़ेगा? कंपनी को। कंपनी को लॉस हो गया, एग्जेम्पलरी लॉस कंपनी प्रूव करेगी और वो डैमेज कैलकुलेशन होगा और बैंक के ऊपर सू कर देगी। ऊपर जो है ब्रीच ऑफ मैरिज का उसमें रखा गया क्योंकि ये मैटर किसके साथ है? फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है ना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का तुमने पढ़ा ही है कि कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस है वहां पर तो पहले ही रिटर्न में होता है कि किस तरीके का लॉस बियर करते हैं। ठीक है जी।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आ जाओ, नॉमिनल डैमेज, ये वो डैमेज है जो ना के बराबर है। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर बता रहा था कि फनी सा है कि वो डैमेज का अमाउंट क्या हो सकता है, 1 रुपया या 10 पैसे। नॉमिनल डैमेज आप मांगने ही नहीं जाओगे कि छोड़ो। डैमेज फॉर डेटीरियरेशन, ये अच्छा कंसाइनमेंट मैंने पूछा था उस दिन, पढ़ा दिया सर ने? भी नहीं है सिलेबस में ना कंसाइनमेंट, तो आया भी नहीं आया? नॉर्मल लॉस में आएंगे, लाएगा, पढ़ाएंगे सर आपको। नॉर्मल लॉस होता है, डेटीरियरेशन पढ़ा दिया, नॉर्मल पढ़ा है, चलो कोई नहीं, जो भी पढ़ा है मैं बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल लॉस में आता है। नॉर्मल लॉस के बारे में कहा गया है, द लॉस अकर ड्यू टू द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस तरीके का कुछ डेटीरियरेशन हो रहा है तो वो डैमेज क्लेम किया जाएगा जहां पर इस तरीके के लॉसेस होंगे। क्या कह रहा है, पढ़ लो जरा एक बार। ऑब्वियसली जहां पर बात नेचुरल की आ रही है, कुछ गुड्स की बात हो रही होगी। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ 2-3 दिन होती है ना। कुछ वेजिटेबल्स की 1 हफ्ता हो सकती है। जो प्रिजर्व्ड है हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये एक सीधा डायरेक्ट जो मार्केट से या किसानों से आपके पास जो वेजिटेबल पहुंच रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फ्रूट्स के साथ भी यही लॉ लगता है। हर फ्रूट को आप ऐसा तो रख नहीं सकते कि अभी खरीद लो 3 महीने बाद खाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 दिन 3 दिन। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कह रहा है, द वर्ड डेटीरियरेशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेज ऑफ द गुड्स बट इट मे ऑल्सो मीन द लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। ये इसके अंदर काउंट होगा, है ना। टमाटर का एग्जाम्पल तो हमने कई बार लिया है। टमाटर क्या होता है, 2 दिन, हद से हद 3 दिन, उसके बाद तो खत्म है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो इस तरह की बात डेटीरियरेशन मींस जहां पर नेचुरल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात है। प्रीफिक्स डैमेजेस, इसका एक एग्जांपल देता हूं। तो उस दिन जब पढ़ा रहा था, जैसे कई बार होता है, उस वक्त दिमाग में नहीं आया, मैं घर पहुंचा तो एक बड़ा अच्छा दिमाग में एग्जांपल आया प्रीफिक्स डैमेजेस का। हमारे पड़ोस में जैसे कई बार होता है ना, अपने सराउंडिंग में ही आपको कई बार एग्जांपल्स मिल जाते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ज्यादा नंबर का आ जाए तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए काफी। एक ऑनर ने अपना लैंड एक बिल्डर को दिया कि भाई आप इसमें बना दीजिए, वो जो 4 मंजिल बनता है घर, नीचे स्ट्रीट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड, थर्ड। बिल्डर ने कहा कि आई विल प्रोवाइड यू द रेंटेड हाउस अंटिल योर फ्लोर विंग फर्निश्ड। उनको ग्राउंड फ्लोर देना था बिल्डर को, ऊपर के 3 फ्लोर का अलग सेटलमेंट हो गया। ग्राउंड फ्लोर में आपको दूंगा, ऑनर को कहा, और जब तक आपको मैं ग्राउंड फ्लोर दे नहीं देता फर्निश्ड के बाद तक, फर्निश्ड तक, आपको एक रेंटेड हाउस दे देंगे 20,000 रुपए तक का रेंट का, और उसका 20,000 रुपए रेंट मैं दूंगा। टाइम मेंशन हो गया 7 मंथ। कह रहा आपका फ्लोर 7 महीने में तैयार होकर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1,40,000 रुपए। डील हो गई। फिर ऐसे ही कोई आप जैसा एक इंटेलिजेंट बच्चा भी पहुंच गया कि सर ये 7 महीने में कभी नहीं देते, ऐड करवाओ कुछ और कंडीशन, है ना। जिसने पढ़ा हुआ होगा ये लॉ, जो डैमेजेस पढ़ा होगा, तो उसने आकर कहा क्या करें कि अगर 7 महीने से 1 दिन भी डिले हुआ, आपकी पर डे की पेनल्टी है रेंट के अलग। पर डे की पेनल्टी फिक्स हो गई जी। मान लो 7 महीने सितंबर 30 को खत्म हो रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से आपका 1 दिन का 2,000 रुपया पेनल्टी। कुछ पेनल्टी जानबूझकर एक ऐसा रखा गया, तो अब ये पेनल्टी भी पढ़ने वाले हैं। पेनल्टी नॉर्मली जानबूझकर एक ऐसा अमाउंट रखा जाता है जिसके डर से आप अपने परफॉर्मेंस जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो प्रीफिक्स डैमेज था कि मेरा नुकसान होगा, ये पेनल्टी भी आ गया इसके अंदर, और ये प्रीफिक्स डैमेज भी हो गया। वो कह सकते हैं कि मेरे को क्या नुकसान होगा, क्योंकि 7 महीने के बाद तो मकान मालिक निकाल देगा और मुझे यहाँ आसपास कोई और फ्लैट मिलेगा नहीं। मुझे तो ये भी तय हुआ था कि विद इन 100 मीटर की टेरिटरी में दिया जाएगा, तो उसके बाद तो मुझे जाकर
एक गेस्ट हाउस में लेना पड़ेगा फ्लैट रूम, और जिसका चार्ज एक दिन का 2000 रुपये है। यू हैव टू बियर इट। आगे इसके ऊपर बनेगा। तो ये क्या है, प्री फिक्स डैमेजेस। वो डैमेजेस पहले से फिक्स कर लीजिए, किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये अगर नुकसान होगा तो मैं पहले से डैमेज आपके फिक्स कर पाऊँ। तो देखो जरा पढ़ ले इसके बारे में क्या कह रहा है, कौन पढ़ेगा? आपको Sometimes parties to a contract speculate at the time of its formation that a breach of एक मिनट बेटे, खुशफुसाहट मत करिए। Three-fifth damages. Sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, a certain amount will be payable as damage. मतलब यहाँ पर दोनों आ गए। वहां पर तो मैंने बिल्डर की तरफ का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर दोनों आ गए, क्योंकि दोनों पार्टीज होती हैं। अगर दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ ब्रीच होगा तो उसके लिए भी रखा गया, और दूसरी पार्टी, दोनों पार्टी की तरफ से रखा गया ये। हाँ जी, It may amount to either liquidated damages, that is a reasonable estimate of the likely loss in case of breach, or a penalty. लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक बार लिक्विडेटेड डैमेजेस का पढ़ लो, क्या कहता है वो? A reasonable estimate of likely loss in case of breach। वही जो नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल डैमेज हो गया, बिल्कुल सेम वही है, तो उसको उन्होंने लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा। आगे और पेनल्टी, जो मैं आपको बोल रहा था, पेनल्टी वर्ड थोड़ा सा हैफ्टी डैमेज अमाउंट पहले से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके डर से आप परफॉर्मेंस जल्दी कर ले। हाँ जी, That is an amount arbitrarily fixed as the damages payable. आर्बिट्रेरी होता है, एस्टिमेशन होता है, कोई फिक्स तो उसका पता नहीं होता, एस्टिमेशन ही तो है कि मुझे 2000 रुपए देने पड़ जाएंगे जी पर डे के। हाँ जी, Section 74 provides that if a sum is named in a contract that the amount to be paid in case of a breach, सम इज नेम्ड को अंडरलाइन कर दो, वहां पर एक अमाउंट को फोकस कर दिया जाता है। सम इज नेम्ड मतलब अमाउंट आपकी फोकस हो गई कि इतना डैमेज आपको देना होगा, इतना आपका प्रीफिक्स डैमेज होगा। हाँ जी, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named. हाँ, अब यहाँ पर देखो उन्होंने इसका कॉन्ट्रैरी क्या कह रहा है, अब देखें इसको, दोबारा से पढ़ो बेटा। Section 6. ये सेक्शन 74 कह रहा है यहाँ पर, Section 7. पेनल्टी आपकी फिक्स हो जाती है, नो डाउट, अभी हम पेनल्टी पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 74 क्या कह रहा है, दैट इफ अ सम इज नेम्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, फिक्स हो गया कि इतना अमाउंट हमने देना है। द एग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट, अगर एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको कोई नुकसान हो रहा है और दूसरी पार्टी जिसने फॉल्ट किया है उससे कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम। अब आपका नुकसान ज्यादा का हो रहा है और आप पहले से फिक्स कर चुके हैं 2000 रुपया। मान लीजिए मुझे वो जो रूम मिल रहा था वो 2000 पर डे की बजाय 2500 पर डे मिल रहा है, तो वो कितना देगा मुझे? वो कहेगा जी 2000 फिक्स है, अब मैं आपको 500 रुपये नहीं दूंगा, 2000 जो फिक्स्ड है उससे ज्यादा नहीं देगा। ये चीज है। हाँ जी, Special damage of prefix damage. फिर से बोलो। Special or prefix damage. प्रीफिक्स डैमेज, देखो स्पेशल डैमेज के लिए मेंशन कर रहे हैं आप, स्पेशल डैमेज के लिए मेंशन करना पड़ेगा कि इस काइंड का अगर मेरे को कुछ लॉस हुआ तो आपको देना पड़ेगा। प्रीफिक्स डैमेज का मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया पहले से, स्पेशल डैमेज की कोई अमाउंट फिक्स नहीं होगी। और डैमेज तो सेम हो गया ना सर, मतलब सिचुएशन तो सेम है ना, वो उसमें भी बताएगा कि मैं अगर मुझे 2000 दूंगा तो उसमें तो सेम क्या स्पेशल डैमेज का देगा। नहीं, आप फिर भी बात समझे ना। हाँ, उसमें अमाउंट नहीं, स्पेशल डैमेज कितना भी हो सकता है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मेरे को 2000 रुपए का नुकसान हो रहा है जो मैंने प्री फिक्स कर लिया था। अब मान लीजिए 2000 रुपए मेंशन नहीं होता, लेकिन मैंने लिखा हुआ होता कि अगर इन्होंने कोई भी ऐसा किया और उस वक्त मुझे कुछ इस तरीके का लॉस हुआ तो ही विल हैव टू बियर, और अब उसने साइन कर लिया। अब मैंने कहा अब मेरे को रूम मिल रहा है 3000 रुपया पर डे पे, तो वो कौन सा लॉस हो गया? स्पेशल डैमेज। बारीक से डिफरेंस होते हैं। प्रीफिक्स में क्या फर्क, अब उसमें क्या है कि कोई लिमिट नहीं है ना, अब तो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें लिमिट भी तो आ गई कि आपने 2000 मेंशन किया था, अब 2000 से ज्यादा आप नहीं मांग पाए। दोनों में ये डिफरेंस है, समझ गए बेटा?
थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। हाँ जी, क्लियर है सबको? अब ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सभी लोग एग्जाम्पल पढ़ लीजिए इसे। ऐसा है क्या प्री फिक्स है कि अमाउंट कंपलसरी है कि बताना ही बताना? फिर फायदा क्या हुआ फिक्स करना, फिक्स कर देता फिर प्रीफिक्स हुआ क्या? आप पहले से क्या फिक्स करोगे? नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि अगर लॉस हुआ मुझे, वो स्पेशल डैमेज हो गया। आप अमाउंट फिक्स कर रहे हो तो प्रीफिक्स हो गया। बताए अभी पहले वो डाउट जो हो रहा है ना, समझ गए? देखो छोटा सा डिफरेंस है बेटा, फिर से समझ लो। प्रीफिक्स में अमाउंट फिक्स हो जाएगा, स्पेशल डैमेज में अमाउंट फिक्स नहीं होगा। स्पेशल डैमेज में डैमेज का नेचर फिक्स हो जाएगा कि मेरे को अगर इस तरीके का कोई डैमेज हुआ तो वो भी आपको देना। जैसे प्रॉफिट है, क्या आप कभी प्रॉफिट को एक्चुअल बता पाएंगे? प्रॉफिट तो एंटिसिपेटेड होता है, अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिखते हैं, जो अप्रोक्सीमेट जहां पे अप्रोक्सीमेटली लिख दिया वो एंटिसिपेटेड हो गया। कोरोना के टाइम पर लोगों को लॉस हुआ, जबकि उसी ड्यूरेशन में कितनी कमाई कर जाते हैं, नहीं? तो इसलिए हाँ, ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आपको। हाँ जी, the penalty provided by the contract is rupees 1 lakh and the actual loss because of breach is rupees 70,000. हाँ जी, एक पेनल्टी क्या था? 1 lakh, लेकिन लॉस कितने का हुआ? सम नेम्ड था 1 लाख। सम नेम्ड वर्ड मैंने बोला ना, वहां पर याद रखना है 1 लाख, लेकिन आपको लॉस हुआ 70,000 का, तो विच एवर इज लेस चलेगा ना बेटा? कोर्ट क्यों आपको 1 लाख दे जब आपका नुकसान ही 70,000 का हुआ है? वो कह रहा है जो नुकसान आपको, देखो क्या होता है, इसका मतलब तो ये हुआ, ये एक लिमिट है कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स हो गई बेटा कि 1 लाख रुपए तक का नुकसान आपका दिया जाएगा। अब आपका नुकसान ही 70 का हो रहा है तो आपको 1 लाख कैसे कोई दे देगा? आप खुद ही सोच के बताओ। आपका पर्स चोरी हो गया, आपने पुलिस में थाने में लिखवाया कि मेरे पर्स में 1000 रुपए है, बाई चांस पर्स में निकले 10,000 रुपए, आप मेंशन कितना करके आए हो? पुलिस वाला आपको कैसे दे देगा 10,000 रुपए? और अगर उससे ज्यादा कर मतलब इसके पर्स का 10,000 हो जाए और 1,000 हाँ, अब पुलिस वाला कहेगा कि इसमें तो 1,000 ही निकलेगी, अब 9,000 के लिए कोर्ट में जाऊं, वो तो नहीं देगा ना। लेकिन देखो ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, मैं लॉ के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि लॉ ये कहता है कि भाई आपने जब नुकसान ही 70 का हुआ है तो मैं आपको 1 लाख क्यों दे दूं? कॉम्पनसेशन की बात हो रही है ना, कॉम्पनसेशन हमेशा फॉर डैमेजेस होता है बेटा, ठीक है? 7th भी पढ़ लीजिए। देखो उसने अगला भी बताया है। अब आप कह रहे हो 1.5 लाख का नुकसान हो गया, आप शोर में जा रहे हो, अब 1.5 लाख 1.5 लाख, अब कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको 1 लाख मिलेगा। प्रॉफिट नहीं होने देंगे आपको। कॉम्पनसेशन मांगना प्रॉफिट मांगना नहीं है। कॉम्पनसेशन मांगना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डैमेज के लिए आप हमें शेयर करवाने की बात कर रहे हो, बाकी प्रॉफिट नहीं। हाँ जी, 7 पढ़ लो एक बार। ये आपका देखो केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा बताना कौन सा केस है? चैरिटी और कॉन्ट्रेरी पढ़ा है। एक जगह कुछ पढ़ा है, एक जगह कुछ पढ़ा है। एक जगह हमने क्या माना, क्योंकि चैरिटी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन देख लो यहां पर हमने पुजारी से क्या कहा? 10,000 का कमिटमेंट कर दिया और हमारी वजह से पुजारी को कितने का नुकसान हो गया? अब वो केस कर सकता है
ऑल्दो चैरिटी है। तो उन्होंने साफ साफ बोला था, है ना, कंस्ट्रक्टिव काम था वो, बिल्डिंग बनाने के लिए आपसे एग्रीमेंट हुआ था, आपने कहा हाँ जी दे दूंगा 21,000 रुपये या 2.5 लाख जो भी आपने देना, अब आप मना कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? आपको देखा देखी अगर 2-4 लोग और चले गए तो उस बेचारे का तो नुकसान हो गया। तो कह रहा कि जो मैंने मेटेरियल मंगाया था वो भी नहीं हो पा रहा यूज अब तो, इसलिए वही सेम केस यहाँ पर है। कह रहा है एक्स प्रॉमिस्ड व्हाई अ प्रीस्ट टू पे 10,000 एज चैरिटी, द प्रीस्ट ऑन एक्स प्रॉमिस इनकर्ड सर्टेन लायबिलिटीज। आपके प्रॉमिस की वजह से, है ना, आपने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के ऊपर एक कमरा मैं बनवाऊंगा, ठीक है जी, कमरा बनवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कमरे का लेंटर मैं डलवा दूंगा, दीवारें आप खड़ी करवा लो। अब दीवारें आपने खड़ी करवानी है तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए ना, ईंट, बदरपुर, सीमेंट और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ मंगा लिया उसने, खड़ा भी कर दिया। अब बात आई लेंटर की, आपने क्या कहा, सॉरी मैं नहीं दूंगा, अब लेंटर कैसे डलेगा, हो गया नुकसान, इसलिए बनिया तो नहीं है ये, रुकता है ना, ऐसी सोच हम ही लोग रखते हैं भाई, है ना, हमारे पास ऑल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। नहीं वाली बोला सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, आप कुछ ये नहीं कह पाओगे कि हाँ जी कुछ गलत हो गया, आपको बेस्ट मिलेगा, 1-1 रुपए का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। चलो ठीक है। किसी ने एक बार कहा कि एक वो मेरा स्टूडेंट ही था, तो किसी ने जागरण कराना था, बच्चे आप लोग की एज के बच्चों को बड़ा शौक होता है, तो मेरे पास आया कि सर जब बता दो ग्रुप में से कौन कौन आसामी अच्छे हैं, पर्चियाँ काट दें। तो एक लड़का था बंसल, उसका पकड़ ले भाई, इसके दादाजी तो नेता है, तो कह रहे भाई दादाजी का नाम लिखा, कह भाई लेंगे लेना दादाजी से। अब वो गए होंगे दादाजी के पास, हमें क्या मतलब, अपने पढ़ा रहे थे। 1 हफ्ते बाद वो फिर आया, वो बच्चा बैठा हुआ था पढ़ रहा था, वो भाई मेरे पास, वो सीनियर थे, मतलब पुराने पास आउट स्टूडेंट थे, कई बार होती है दोस्ती से हो जाती है, कह रहा गुरुजी आप या आप ही के हवाले है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसको देखते हुए, तेरे दादा तो बड़े कंजूस है। उसने क्या बोला, लड़के ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया बनियों का, थैंक यू। उसने क्या बोला, थैंक यू। कह रहा भाई मैं तेरे दादा की बुराई कर रहा हूँ और तू कह रहा थैंक यू। कह रहा उन्होंने अपनी विरासत की इज्जत रखी है, तो बुरा मानने की क्या बात है। जब अंग्रेज देश छोड़कर गए थे, याद है आपको, जब अंग्रेज देश छोड़कर गए थे, सुन लो, मतलब सभी के लिए अच्छी बात है, बनियों के लिए गर्व की बात है। तो अंग्रेजों से, एक अंग्रेज से पूछा गया कि भाई आप सारा सोना तो लेकर जा चुके ना हिंदुस्तान से, वो तो मॉन्यूमेंट्स में से भी कुरे देते थे ना, वो बताते थे कि ताजमहल में से कुछ निकाल लिया, और भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे जहाँ पर अच्छे अच्छे कुछ लगे हुए थे, सब हीरे जवाहरात तक उखाड़ कर ले गए थे अंग्रेज, है ना, सो कॉल्ड रिचेस्ट लोग। कहते, उसने पूछा आप सब ले गए? कह रहा अब जो बचा है ना इस हिंदुस्तान के अंदर, जो भी सोना बचा है वो सिर्फ बनियों के पास बचा होगा। कह रहा बाकी सबसे तो लूट लिया हमने। आप सोचो, तो बेटा ऐसी नहीं कहावतें बनी हुई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मार दो। कहाँ छुपाया है, एक पैर और मार लो। कहाँ, तो बेटा हंसो मत, तुम हंस रहे हो लेकिन हमें प्राउड होता है, आज तुम्हारे भारत के पास जो सोना है वो हम ही लोगों की वजह से है, है ना, हम ही लोगों ने बचा के रखा। चलो ये सब थोड़े बहुत हंसी मजाक के लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक की बातें हैं, हुआ भी होगा और लोगों ने भी बचाया होगा, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर एक जो कम्युनिटी होती है वो जरा टारगेट में आ जाती है, तो बनिया कम्युनिटी टारगेट में आ गई, नहीं तो
यूपी के अंदर चले जाओ, जितने धर्मशाला, जितने मंदिर, जितने सब कुछ खुले हुए हैं, उन सब के ऊपर नाम एक ही दिखेगा, अग्रवाल्स, बंसल्स, टायल्स, ये वो सब बनियों के नाम दिखेंगे। शमशान घाट चले जाओ दिल्ली, भाई क्या हो गया, ये हंसने की बात नहीं है, आपको पता है ये एक वो जर्नी है जिसमें सबने देखनी है, द लास्ट जर्नी ऑफ एवरी पर्सन, द लास्ट जर्नी ऑफ एवरी पर्सन। बाकी जर्नी पता नहीं, लेकिन ये जर्नी सबकी फिक्स्ड है, तो वहां पर भी चले जाओ। हाँ, दिल्ली में ऐसा नहीं, दिल्ली में तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अदर कम्युनिटीज के लोग, पंजाबीज, जाट समाज, हर तरह के समाज ने बनवाया हुआ है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये कहने वाली बातें हैं, थोड़ा बहुत फन हो गया, हंस लिए आप लोग, बट जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट्स है। गांधी जी कौन थे पता है? कम्युनिटी वाइज, कम्युनिटी वाइज बताओ यार, गांधी जी कौन थे कम्युनिटी वाइज? चलो कोई नहीं, पता करना। एक्चुअली गांधी वॉज नॉट अ सरनेम, इट वॉज नॉट अ सरनेम। उनके फादर का गंधक का बिजनेस था। गंधक होता है परफ्यूम, इत्र, ये आपका डियो नहीं, परफ्यूम भी नहीं, उससे पता नहीं कितना बेटर। वो ऐसी खुशबू होती है कि एक ड्रॉप इस कमरे में गिर जाए, ये पूरा कमरा आपका काफी देर तक महकता रहेगा। उसका बिजनेस करते थे, तो गंधक का बिजनेस था उनका। तो गंधक का शॉर्ट नेम, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, आप जो बिजनेस करते थे उसी पर आपका नाम पड़ जाता था, है ना। जैसे जिसका किराने का काम है उसे बनिया कह दिया गया, किसी का लोहे का काम है उसे लोहार कह दिया गया, ये नाम पढ़ने शुरू हो गए। तो उनका गंधक का बिजनेस था, तो उनका सरनेम ना जानते हुए लोग उन्हें गंधी बुलाते थे, गंधी, गंधी। अब अंग्रेजों के पास तो, अंग्रेजों की तो एक्सेंट अलग होती थी ना। अब किसी से पूछा कौन है ये गंधी है जी। अब किसी को तो पता ही नहीं था नाम क्या है, बहुत सारे बच्चों को तो नाम पता ही नहीं होगा उनका। पता है यार अपने ऊपर मत लो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। सबको पता है, चलो गुड, अच्छी बात है, पता है। तो भारत के इतने ज्यादा वो हैं तो उनका पता भी होना चाहिए नाम, लेकिन फिर भी मैंने कई जगह देखा नहीं पता होता। तो पुराने जमाने में वो गंधी के नाम से जानते थे। अब अंग्रेजों को बताया गया हुई जी गंधी। जो अंग्रेज थे वो भी गांधी नहीं बुलाते थे, गांधी। अब वो गंधी नहीं बोल पाए, वो गांधी बोल पाए। हमारे इंडियंस का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा और अलग है, हमने गंदी से गांधी बना, गांधी से गांधी कर दिया। यही बात नेहरू जी के साथ थी। हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए आपको। गांधी जी वॉज अ बनिया, he belongs to the बनिया community। गुड, चलो पता होना चाहिए, पहली बार पता चला लेकिन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, अभी हम जो बात कर रहे थे, हमने थोड़ा सा फर्क भी पड़ा, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी पिछले उसमें। बस बेटा तुरंत बैक टू पवेलियन भी आ जाना चाहिए। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्ड आया और उसके बाद पेनल्टी आया। क्या था लिक्विडेटेड डैमेजेस? वही हमारे नॉर्मल डैमेजेस। और पेनल्टी क्या है? ये वो क्लॉजेस हैं जिसकी वजह से आपको इंकरेजमेंट मिलती है कि भैया अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करो, और अगर आपने वो करने नहीं की तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से देख ले। और ये थोड़ा सा डिफरेंस भी बता रहा है, इंग्लिश लॉ क्या कहता है और इंडियन लॉ। हालांकि जरूरत नहीं है, मैं जहां तक जानता हूँ हम इंडियन लॉ को पढ़ेंगे, हमें इंग्लिश लॉ से कोई मतलब नहीं। हम इंडिया के अंदर है, इंडियन लॉ पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? The parties to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure। क्या failure?
क्या फेलियर? सब नहीं बोल रहे। हाँ, तो सारे रहो ना पंक्चुअल एकदम। फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, फेलियर टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज, whatever fixed, whatever written, whatever imposed by the contract। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला तो कितनी फॉर्म में आपने बोल दिया, कितनी फॉर्म में लिख लिया, मुझे ही सुन लिया करो बेटा, मत कर बातें मत कर। In such cases, the question arises whether the courts will accept this figure as the measure of damage। अगर मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है तो डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा, और कोर्ट तक कब पहुंचेगा कि वो डैमेज, मैं कुछ डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं और आप कुछ पे करने को तैयार है, तो मैटर जब डिस्प्यूट बनेगा तो कोर्ट जाएगा, और जब कोर्ट पहुंचेगा तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कोर्ट क्या फिगर एक्सेप्ट करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट ऑल्सो। और फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन क्या है, इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है? जोर से कोई, जो बच्चा जोर से पढ़ेगा, आप ही पढ़ो बेटा, फिर आप बात नहीं करोगे कम से कम। येलो वाले। Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. इंडियन लॉ ने थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहा कि हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में हम कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। The courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the वो contract. हमने प्रीफिक्स में देख लिया, प्रीफिक्स में साफ साफ आ गया कि जो सब मेंशन है उससे ऊपर हम जा नहीं सकते, उससे कम तो हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ जी, और या फिर हम रीजनेबल पर आ जाएंगे, जो रीजनेबल आपको डैमेज हो रहा है। Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be. The courts will never allow more. But द कोर्ट विल नेवर अलाउ, फिक्स वाला आ गया, प्रीफिक्स वाला। but the court may allow less. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. सम नेम्ड वही हो गया, प्रीफिक्स था। आगे Thus, this section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. गॉट इट? जो प्रीफिक्स था वो पेनल्टी तो था, सम नेम्ड आपने फिक्स कर लिया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें फिक्स हो गया कि पर डे का 2000 रुपया है, पर डे का 2000 रुपया फिक्स हो गया, दोनों पार्टी एग्रीड है, दोनों पार्टीज एग्रीड है, साइन हुआ है ना, एग्रीमेंट बना है, हमने उसे रजिस्टर्ड भी कराया है, तो 2000 रुपये फिक्स हो गया, उससे ज्यादा हम मांग नहीं पाएंगे, अगर कम है तो फिर तो कम मिलेगा। नेक्स्ट Exception where any person अब यहाँ पर एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी समझ में आ गया, अब एक्सेप्शन क्या है वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन पढ़ना। where any person gives any bond to the central or state government for the performance of any public duty or act in which the public are interested. On breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. ये कब हुआ? अब आप देख रहे होंगे आजकल जो हमारी रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जहाँ पर जो रोड बन रहे हैं, कुछ एक स्टेट में इस तरीके के रूल्स बन गए, योगी जी ने बहुत इस पर खास वो किया है, इम्पोर्टेंस दी है कि अगर आपने फला डेट तक ये रोड बनाकर तैयार करके गवर्नमेंट को हैंडओवर नहीं की तो आपके ऊपर एक पेनल्टी फिक्स हो जाएगी रोज की, और वो इतनी हैफ्टी होती है, इतनी हैफ्टी होती है कि उस पे तो लॉस तो उन्हें होना तय है। मतलब अमाउंट में कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं, बट इतना हमें पता है कि वो अमाउंट इतना हैफ्टी मेंशन होता है पेनल्टी अमाउंट, कि अगर वो पेनल्टी अमाउंट उनके ऊपर फंस गई तो वो लॉस में डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये करता कौन है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अब सरकार जहां पर अड़ गई तो वहां तो पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड।
समझ में बात के? इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, हालांकि वो तो एक क्राइम ही कहलाता है कि आपने एक पेड़ काट दिया। आपने अगर सुना होगा तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, केस चलेगा, और वो कभी कभी इतनी हेफ्टी होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कई कई लाख रुपए में पहुंच जाती है एक पेड़ काटने की पेनल्टी। किसकी तरफ से आ गया? सेंट्रल और स्टेट। पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं ट्री के साथ पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। रोड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को मिल गया, अगर उसने टाइम पर रोड तैयार नहीं की तो उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट सफर कर रहा है, क्योंकि जो रोड्स पर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी फिक्स हो जाएगा, वहां पर भी एक हेफ्टी पेनल्टी हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस है, तो कह रहा है कि वहां पिछले वाले से वो एक्सेप्शंस है। कोई मेंशन नहीं किया सरकार ने कि स्पेशल डैमेज होगा, कोई प्रीफिक्सेशन नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार उसके ऊपर एक हेफ्टी पेनल्टी इंपोज कर सकती है। ठीक है जी, हाँ जी, जरा देखें एग्जाम्पल 8। बताइए, पढ़ो, कोई बच्चा जोर से पढ़ दो, आप पढ़ो। Example 8. A contracts with B that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. A practice as a surgeon at Kolkata, B is entitled to such compensation not exceeding rupees 50,000, as the court considers reasonable. ठीक है जी, कोर्ट ने उसको रीजनेबल फिक्स कर लिया, कोर्ट की इंटरफेरेंस आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, आप इनको पढ़ दो। अच्छा, A borrows 10,000 from B and gives him a bond of rupees 20,000, payable by 5 yearly installments of rupees 4,000, with a stipulation that in default of payment, the whole shall become due. देखो क्या हुआ, लोन तो 10,000 का है, लेकिन बॉन्ड 20,000 का साइन कराया गया है, और ये भी मेंशन कर दिया कि डिफॉल्ट होगा तो होल सम ड्यू हो जाएगा, यानी पूरा 20,000 रुपए ड्यू हो जाएगा। यही कह रहे हैं ना। नेक्स्ट, This is a stipulation by way of penalty. ठीक है जी, एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है। थर्ड, नेक्स्ट, A undertakes to repay B a loan of rupees 10,000 by 5 equal monthly installments, with a stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. यहाँ पर 20,000 का मतलब नहीं है, वहां पर 10,000 रुपए ले लिया उन्होंने कि आप 10,000 में से मान लीजिए 5,000 रुपए दे चुके हो, अब आगे का डिफॉल्ट कर रहे हो, तो जैसे ही डिफॉल्ट करोगे पूरा 10,000 ड्यू हो जाएगा, आपका पहला 5,000 दिया हुआ शून्य। याद है? अच्छा, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा इस तरीके का हायर परचेज एग्रीमेंट्स, नहीं सर, पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा हुआ है? है उसमें ऐसा क्लॉज? याद करो, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो वो रेंट एक्यूमुलेट हो जाता था, आपका होल अमाउंट ड्यू हो जाएगा, वो भी ले तो रेंट बन गया ना। हायर परचेज, अगर आप पेमेंट सारी नहीं करोगे तो आपने जो अब तक दिया दैट विल बी ट्रीटेड एज हायर रेंट। आप लोगों को समझा रहे थे बेटा, आगे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे हायर परचेज, इंटर में आएगा जहाँ तक। इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ गया है, सेल्स में। अच्छा, चल ठीक है, तो एग्जांपल्स होंगे उसके ना। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, क्या है बेटा हायर परचेज में, हल्का सा हिंट देता हूँ फिर आगे करेंगे। आपने एक मशीनरी खरीदी, एक तो होता है आप लोग कार खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट पे, कार का एग्जांपल देते हैं, आप उसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। आपने लोन ले लिया, आप इंटरेस्ट पे करते, आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। लेकिन एक हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या रूल होता है कि आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो इनिशियल स्टेज पर तो हायर कहलाता है, यानी रेंट, लेकिन उसकी क्लॉज ये है कि जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एसेट आपकी हो जाएगी। अगर आपने लास्ट डिफॉल्ट कर दिया, लास्ट भी डिफॉल्ट कर दिया, तो वो आपसे कार भी ले जाएंगे,
और वो जो पिछला आपने अब तक दिया है दैट विल बी ट्रीटेड एज द रेंट ऑफ यूजिंग द कार। आजकल ऐसी स्कीम्स लाने की कोशिश भी की जा रही है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में तो ऐसा कोशिश की जा रही है। कंपनीज जिनकी कारें बिक नहीं रही ना, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई आप ले जाओ कार, 50,000 का महीना देते रहो, इतनी इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो कार आपकी, नहीं तो हमारी। आपका दिल करे 1 साल बाद कार वापस कर जाना, कोई टेंशन नहीं, आप यूज करो। तो उसमें कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है उसके अंदर कि 50,000 रुपये से क्या फायदा है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं इस कार को कहीं पर रेंट पर लगा दूंगा, इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये की जा रही है और मान लो रेंट पर चढ़ाकर 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसके लिए तो फ्रूटफुल हो गए, वो तो लाएगा कार, आगे किराए पर चढ़ा देगा। बस कोरोना जैसी सिचुएशन ना आए तो बच जाएगा, है ना। कोरोना में कई लोग इस तरीके की ऑप्शंस में फंस भी गए बेचारे। ये चीज क्लियर आपको? ओके मैडम। कहाँ जाना है इसे? हाँ? अच्छा, इतना लेट? फिर तो जाना बनता है। लास्ट क्लास में भी कोई बच्चा गया था ना? जल्दी से। नहीं, वो तो पुराना सारा वही आ गया वापस, मिक्सचर हो गया उन सबका ही। ये देखिए बेटा, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ये वाला लिख लेते हैं आप लोग बेटे। जो आज नए थे इस क्लास में, छोटे छोटे ब्रीफिंग्स इसकी बना लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग से देख देख कर और भी आप बना सकते हैं। यहाँ से इन लोगों का नोट रह गया था करना, तो नोट करना शुरू कर दीजिए। वो तो सेम ही हो गया ना, उसके अंदर पिछला पूरा सब आ गया। लिखो बेटा, डिस्टिंक्शन बिटवीन liquidated damages and penalty। जो आपका है ना वो इसमें कवर हो जाएगा। अब पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का हमें डिफरेंस देखना है बेटा। सबसे पहला डिफरेंस क्या आ रहा है, जरा देखो, बताएं जरा, क्या कह रहा है? इफ सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज ऑन ब्रीच, इट इज सर्टेनली अ पेनल्टी। क्या है ये? बेसिकली डिफरेंस क्या बताना चाह रहा है? so large as to be fair in excess of probable damage। अगर आपका जो नॉर्मल डैमेज है, तो नॉर्मल डैमेज तो किसके लॉ पर था? नेचुरल। क्या था वो सेंटेंस पूरा? नेचुरली अरोज। तो वो तो आपका क्या है? नॉर्मल डैमेज। तो आप इसमें लिख लो liquidated damage depends on the law of naturally arose, depend on the law of naturally arose, but naturally arose ... वो आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, but liquidated damage depends on the laws which is on the law of naturally arose। The law of naturally arose in the usual course of business था ना, naturally arose in the usual course of business, actually ये। जबकि पेनल्टी में क्या आएगा? बट पेनल्टी को लेकर देखो, पेनल्टी के बारे में साफ साफ कह रहा है
द लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल डैमेज, जो भी नॉर्मल डैमेज से एक्सेस हो गया दैट इज पेनल्टी। ठीक है जी, सेकंड पर आ जाओ। क्या कह रहा है देखो, पहले पढ़ लें एक बार, फिर इसका ब्रीफ बनाएंगे। क्या कह रहा है देखो, पढ़ो जरा। Where a sum is expressed to be payable on a certain date बस। क्या मीनिंग है इसका? Where a sum is expressed to be payable on a certain date, डेट पर फोकस कर रहा है वो। आगे and a further sum is the event of default being paid. The later sum is a penalty because more delayed payment is unlikely to cause damage. क्या समझे बताओ? Penalty. देख रहे हैं, where a sum is expressed to be payable on a certain date, एक हमारा आ गया कि हमने उस डेट पर आपको इतना सम पे करना है। एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड। अब जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है डिफॉल्ट की वजह से, फर्दर सम। द लेटर सम इज पेबल एज पेनल्टी, जो आपने फर्दर पेमेंट की है, फर्दर आप इस नॉर्मल से अलग, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। तो इसमें देखो वो उसको समझाने के लिए क्या कह रहा है, सिंपल लिखो। लिक्विडेटेड डैमेज मीन्स a sum to be payable on certain date, but the amount payable more than that amount, more than the earlier amount, that की जगह लिखो earlier amount, जो पहले फिक्स हो गया उससे ज्यादा हम जो दे रहे हैं इज नोन एज पेनल्टी। थर्ड देखो जरा क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा। The expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is into a penalty or liquidated damages. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as a penalty even if it is termed as liquidated damages in the contract. यानी कुछ इतना हेफ्टी एक अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ रहा है, तो उसको वो वर्ड जो यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, एक्स्ट्रावेजेंट और एग्जॉर्बिटेंट। कोई ऐसा अमाउंट है तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, पेनल्टी। तो लिखें थर्ड पॉइंट, द सम फिक्स्ड इज exorbitant, द सम फिक्स्ड इज exorbitant। हेफ्टी अमाउंट होता है ये, exorbitant। तो एज पर कोर्ट इट विल बी रिगार्डेड एज पेनल्टी। As per court, it will be treated as penalty. It will be treated as penalty. Even if it is termed as liquidated damages, even if it is termed as liquidated damages, हम चाहे उसे liquidated damage मान रहे हैं लेकिन वो क्या कहलाएगा, पेनल्टी, अगर वो exorbitant है। फोर्थ देखें, पढ़ो आप पढ़ो।
The essence of a penalty is payment of money stipulated as terrorem of the offending. स्टिलेट डर मतलब हो गया ना of the offending party. The essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of the damage. और लिक्विडेटेड डैमेज तो क्या है, सिंपल, हमें हम सब पता होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये अगर नहीं होगा तो इतना तो डैमेज देना पड़ेगा। लेकिन पेनल्टी के लिए हमारे अंदर एक टेरर होता है। मैंने कहा ना पेनल्टी क्या है, पेनल्टी अपने आप में एक ऐसा बूस्टिंग फैक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है कि भैया जल्दी से फुलफिल करो नहीं तो पेनल्टी लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, फला डेट ड्यू डेट, उस ड्यू डेट के बाद पे करेंगे तो इतनी पेनल्टी। एमसीडी में हाउस टैक्स वाले क्या करते हैं, आप डिले इन पेमेंट करोगे तो एक पेनल्टी लग जाएगी। उन्होंने जो 30% का कंसेशन दिया है वो कंसेशन वेव ऑफ हो जाता है, वो कंसेशन नहीं मिलेगा फिर आपको। बट अब उसमें भी मैं ऐड जो कर रहा हूं, कुछ ईयर्स के बाद मान लीजिए आपने 1 साल तक हाउस टैक्स पे नहीं किया, 2 साल तक हाउस टैक्स पे नहीं किया, 3 साल तक हाउस टैक्स पे नहीं किया, उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, आपने लगातार उतने ड्यूरेशन तक हाउस टैक्स पे नहीं किया। अब वो एमसीडी वाले क्या करते हैं, पेनल्टी फिक्स करना शुरू करते हैं। तो यानी वो तो एक तरीके का आपका नॉर्मल डैमेज था पहले, कैजुअल, अब वो लगाते हैं पेनल्टी। पेनल्टी किस तरीके की होती है कि मान लो एक एमसीडी एक्ट के अकॉर्डिंग मान लो वो कहते हैं कि 5 साल है, ऐसा फिक्स नहीं है, उनके अकॉर्डिंग उनका कुछ लिखा है, मान लो 5 साल है, इमेजिन कर रहे हैं 5 साल कि 5 साल तक लगातार पे नहीं करोगे तो 6वें साल से क्या करेंगे, पेनल्टी क्या कह रहे हैं कि जितना अमाउंट ड्यू है उसका डबल, जितना अमाउंट ड्यू है उसका डबल। सर फिर जो वो अमाउंट जो की पेनल्टी की वो और जो से पहले उससे पे नहीं करा वो पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये हाउस टैक्स के जो मैं बता रहा हूँ, ये क्योंकि थोड़ा सा मैंने पर्सनली झेला है तो इसलिए मुझे मालूम है। इतना हेफ्टी होता है कि पूछो मत। एक्चुअली मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने हाउस टैक्स क्लियर किया नहीं किया। कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे झूठ बोल दिया कि हाँ जी हमने हाउस टैक्स क्लियर कर दिया, आप चिंता ना करें। हम भी धोखे में रह गए कि चलो रिश्तेदार हैं कोई टेंशन नहीं, हमने इंक्वायरी की नहीं, ले लिया। उसके बाद पता चला कि जब हमारे पास एक नोटिस आया कि ये क्या है, तो वो जो एक सरप्राइज था तब जाकर समझ में आया कि आपने वो ऑप्शंस देते हैं, आपको बुलाते हैं, है ना, एक तरीके का वहां पर उनकी अपनी इंटरनल कोर्ट होती है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ता है। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो एक्स पार्टी मान लेते हैं, उससे क्या कहते हैं एक्स पार्टी, की पार्टी नहीं आई, अब हमारे हाथ में है, हम जो पेनल्टी चाहें वो लगा सकते हैं एज पर लॉ। तो उनके नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स में था कि आपके ऊपर ड्यू था मान लीजिए 10,000 रुपया, पेनल्टी लग गया आपके ऊपर 30,000 रुपया, तो अब आपको 40,000 रुपया देना। अब वो कब से काउंट हुआ, मान लो पिछले 10 साल से पे नहीं हुआ है तो पिछले 10 साल से कैलकुलेशन शुरू कर दो। अब 1 साल का मान लो पहले साल का ड्यू हो गया 40,000, अब आपने दूसरे साल पे नहीं किया हुआ तो 40 का ट्रिपल, 1,20,000 की पेनल्टी और अब हो गया 1,60,000। अब 1,60 नहीं पे किया तो अगले साल ट्रिपल, तो 4,80,000। तो नहीं मतलब वो हो जाता है, जब आप मिलेंगे जाकर तो उनसे डिस्कशंस करेंगे, ऑप्शंस आर देयर। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पेनल्टीज होती हैं जो इतना ज्यादा हैफ्टी होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा पेनल्टी होती है, जो बात उन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, वो आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पेनल्टीज बहुत हैफ्टी होती है, भयंकर वाली। तो ये लिख लें 4th पॉइंट। लिक्विडेटेड डैमेजेस, बिल्कुल सेंटेंस उसका बढ़िया है, जेन्युइन प्री एस्टिमेटिव ऑफ द डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेजेस इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। ये पहले से पता होता है, मैंने बताया ना, पहले से माइंड सेट होता है कि इतना देना पड़ेगा जल्दी। जैसे मैं बता रहा हूं
कि अगर आपने फला डेट तक BSES का बिल पे नहीं किया तो आपके ऊपर इतना लेट पेमेंट चार्ज लग जाएगा। वो जेन्युइन सबको पता है, वो तो लग जाएगा, हम टेंशन ही नहीं लेते। और कई लोग टेंशन नहीं लेते, दूसरे महीने नहीं पे किया, तीसरे महीने नहीं पे किया, जेन्युइन है, दिमाग में पता है, लेकिन उनके भी फिर अपने नॉर्म्स हैं, है ना। या तो वो कनेक्शन काट जाएंगे या फिर आपके ऊपर वही आपके ऊपर पेनल्टीज लगानी शुरू कर देंगे। फिर उनके जो अपने नॉर्म्स हैं वो थोड़ी सी पेनल्टीज hefty होती हैं और बाद में पता चला इतना मोटा ताजा बिल हो जाता है। इसी को लिखो, बट पेनल्टी इज अ पेमेंट ऑफ मनी stipulated as terrorem of the offending party। stipulated as, ये वर्ड जरा याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ऐसे ही मेंशन कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। terrorem of the offending party। पांचवा देखो, इंग्लिश लॉ को छोड़ देना, पढ़ लेते हैं, इसने लिखा है तो पढ़ो। English law makes a distinction between the liquidated damages and penalties. हमने तब स्किप कर दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा उसको मेंशन कर रहा है। But no such distinction is followed in India. The courts in India must ascertain. समझ रहे हैं, वहां पर तो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया हुआ है, हम लोगों ने नहीं किया हुआ। Must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceed the sum so fixed in the contract. बिल्कुल, प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा लॉस एक बार फिक्स्ड है, डैमेज का अमाउंट एक बार फिक्स है, तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। The court have not to bother about the distinction, but to award reasonable compensation, not exceeding the sum so fixed. सम सो फिक्स्ड। इसको रहने दीजिए, ये वाला हम चार में रहेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में चला गया। ये इन्होंने डिस्टिंक्शन किया। इसके बाद जो हम चीजें पढ़ चुके हैं वही दोबारा से आ रही हैं। देखो क्या कह रहा है, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी, और रेमेडी क्या मिल सकती है हमें? क्लेम तो हम मांगेंगे ही मांगेंगे, बल्कि क्लेम से पहले ये था, क्या कह रहा है, पहला Cessation of the contract. कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर सकते हैं हम, ये हमारे हाथ में, पहले हमने पढ़ा इसे पूरा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में, हम जब चाहें रिजाइन का हमने पढ़ लिया था। एंटिसिपेटरी में क्या और एक्चुअल में क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ लिख लीजिए, बाकी इजी है। सेकंड, क्वांटम मैरियट, मैंने क्या बताया था, क्वांटम मैरियट क्या कहता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉम्पनसेट फॉर दैट। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल पार्ट्स में चल रहा होता है ना। मान लीजिए 4 स्टेजेस में कंप्लीट होना है, आपने पहली 2 स्टेजेस कंप्लीट कर ली, लेकिन अगली 3 नहीं हुई। हाँ जी मैडम, क्या है क्वांटम मैरियट, बताओ, क्या जोक सुनाया था, बताना पड़ेगा, क्यों हंसी आ रही थी, कौन जोक, ये सुना रही थी, आप सुना रही थी, बताओ। यू हैव टू एक्सप्लेन। पता है यहाँ बोलने में जान निकलती है बेटा, आपको इजी लगता होगा, एक दिन पढ़ाकर देखना है, मैं वहां बैठूंगा, ताकत लगती है, उतना इजी नहीं है, और मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा। या तो सबको हंसाओ, अकेले मत हंसो। फिर से सुन लो क्वांटम मैरियट, तो बेटा यही चीजें आती हैं। फिर वो एक बच्चे को, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन फिर अपनी अपनी कहानियां लिख कर आते हो टेस्ट में। सर ने एक बच्चे की मार्कशीट तक शेयर की आपसे, उस बच्चे ने बुरा नहीं माना, उसने कहा कि हाँ शेयर करूं, 1 नंबर से लॉ में रह गया वो, अदरवाइज वो रैंक होल्डर होता हमारे इंस्टीट्यूट का, होता ना, मानते हो ना, उसके मार्क्स देखकर रैंक होल्डर होता वो। 39 आए हैं उसके लॉ में, 38, चलो 2 नंबर रह गए, एक ही बात है। बहुत दुख होता है, पता नहीं कितनी रात नींद नहीं आई होगी उसे। मैंने भी आपको बताया था, वन ऑफ माय फ्रेंड, है ना, एक बार लॉ में नहीं हुआ, अगली बार मैनेजमेंट में नहीं हुआ,
तब 3 पेपर हुआ करते थे इंटर ग्रुप 2 में, एक लॉ का पेपर, एक मैनेजमेंट का पेपर और एक मैथ्स स्टैट्स। मैथ्स स्टैट्स में उसके 90 प्लस मार्क्स आए हुए थे एग्जामिशन। एक बच्चे के 2 में एग्जामिशंस थी, उसका लॉ का ही क्लियर नहीं हुआ। ये बेटा एक टाइम के बाद अफसोस होता है। सुमित सर कितनी अच्छी कैलकुलेशन बता चुके हैं, 6 महीना लेट अगर हो गए 6 लाख का नुकसान हो गया। अब आप देख लो भैया कितना नुकसान देखने की ताकत है। हाँ? 60 से ऊपर होता है। एग्जामिशन वर्ड का मतलब है अगर किसी बच्चे के 60 मार्क्स से ज्यादा आ गए एक पेपर में सब्जेक्ट 2, बाकी पेपरों में जिसमें फेल हुआ है उसमें 30 से ऊपर होने चाहिए। ये भी एक क्लॉज है। सब्जेक्ट 2 जिसमें फेल हुआ उसमें 30 से ऊपर में, तो वो 60 वाला उसका एग्जम्प्ट हो जाता है, एग्जम्प्ट। और एक होता है कैरी फॉरवर्ड, एक पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। उनके एक ग्रुप में मान लो किसी बच्चे के ज्यादा, अब क्या 4 पेपर है ना इंटर में, तो आपके 200 वाला पास हुआ, एक ग्रुप में 220 आ गए और एक ग्रुप में एक बच्चे के 190 हैं, लेकिन सारे क्लियर हैं, 40 प्लस हैं, 190 हैं, लेकिन 10 नंबर से वो पास नहीं हो पाएगा, बट वो कैरी फॉरवर्ड मिलेगा उसे पिछले ग्रुप के 20 नंबर का, तो पास हो जाएगा। इसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। तो आप इंटर में आओगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी ये सब चीजें, लेकिन मैं तो कहता हूँ इन सब चीजों से अच्छा क्या है, अपना पढ़ो, दोनों ग्रुप सॉलिडली निकालो। रैंक तो तभी आती है, रैंक दोनों ग्रुप की काउंट होती है। अभी पीछे डिस्कशन हुआ था कि पर ग्रुप वाइज भी रैंक देनी शुरू कर दो, तो मना कर दिया था उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने, कि रैंक आएगी वही जो बच्चे एक साथ बोथ ग्रुप निकालेंगे। अभी सिंगल की तो स्टार्ट नहीं किया मैं जहां तक जानता हूं। चलो, तो क्वांटम मेरिट होता है बेटा आपका, अगर कॉन्ट्रैक्ट 4-5 पार्ट में कंप्लीट होना है, आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, आपने दूसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, आपने तीसरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, चौथा नहीं किया, तो पहले 3 पार्ट के लिए जो कॉम्पनसेशन बनेगा एक दूसरे की पार्टीज के साथ आपस में बैठकर, दैट इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ मेरिट। ये पीछे भी पढ़ा था हमने, बहुत बड़ा दे रखा है, एक बार इसे पढ़ लीजिए सभी लोग। ये पीछे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, एक बार अपने से पढ़ लो सभी लोग। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो बताओ। नहीं समझ में आया? सर ये बोल रहा है डॉक्टराइट का मतलब क्या होता है? रोकथाम, रोकथाम हिंदी वर्ड है, रोकथाम। डॉक्ट्रिन मतलब आपको वो मिलना, एक तरीके से क्या बोले और हिंदी वर्ड इसका, चलो बताए थे, बस मुझे तो एकदम क्लिक हिंदी वर्ड वही कर रहा है, रोकथाम। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, रोकथाम मतलब होता है कि एक तरीके का कि आपको उसमें वो मिल गया, फेवर मिल गया आपको कोई तरीके से। एक्सेप्शन अलग चीज हो जाती है, हाँ, एक्सेप्शन अलग चीज हो जाती है। ये एक तरीके से बचाव बता रहा है, एक तरीके से आएगा अभी, देखो डॉक्टरी पढ़ते हैं बताते हैं बेटा।
हाँ जी बेटा, आप ही पढ़ो। Quantum marriage, where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay. Quantum marriage. बेसिक एक मिनट, तो इसमें मतलब होता है ना, जैसे आपने किसी के लिए काम किया, तो जब आपने किसी के लिए काम किया और उसने प्रॉमिस किया है कि आई विल पे फॉर यू, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए पे करेंगे, तो इसका मतलब आपको बनता है, तो आपने जो काम किया वो तो आपके लिए बनता ही बनता है। समझ रहे हैं? वो चीज बता रहा है अभी। तो आगे आप पढ़ो। As much as the party doing the service has एज मच एज, जितना भी सर्विसेज पे हो गई, सर्विसेज हो गई, या कॉन्ट्रैक्ट का मैंने कहा ना जितना पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, deserved. It covers the case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract है ना, 5 में से मैंने कहा 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आगे, and seeks to be compensated for the value of the work done. वैल्यू ऑफ दी वर्क। तो मेरे को 3 पार्ट का तो पैसा क्लेम करना बनता है। आगे, For the application of this doctrine, 2 conditions must be fulfilled. First, it फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, बेसिकली वो कह रहा है कि जो ऊपर जो मिल रहा है आपको, यहाँ पर उसका डॉक्ट्रिन ये है कि डॉक्ट्रिन मतलब बचाव, जो मैं कह रहा हूँ रोकथाम, जो इस तरीके से कि यानी अगर ये ऊपर जो मैंने क्या लिखा है आपको कि तीनों के 3 पार्ट का आपको पैसा मिलेगा, तब जब ये नीचे आपको कंडीशन फुलफिल होंगी, ये कंडीशन आपके लिए वहां पर बचाव बनाएंगे। हाँ जी, पहला, it is only available if the original contract has been discharged. हाँ ओरिजिनल, यानी जो 3 पार्ट आपने किए हैं वो 5 में से 3 उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट होने चाहिए। वो कोई 3 आप कुछ और कर रहे हैं वो यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। तो ये पहला बचा, ऊपर के लिए ये डॉक्ट्रिन है पहला। अब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी काम कर दिया, आप कह रहे मैंने तो काम किया है मुझे पैसे चाहिए, नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जो डैमेजेस की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। The claim must be brought by a party not in default. अब क्लेम कौन मांग रही है? जिसमें उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है। ये 2 चीजें हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो क्लेम नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done. वही चीज आ गई दोबारा से, Damaging जो मैंने बताया ना, सब कुछ वही बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जो मैं काम कर चुका हूँ उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, सब्जेक्ट टू ये कंडीशन है, उस लॉ का ये डॉक्ट्रिन है। Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. रेस्टिट्यूटरी क्या होता है? रेस्टिट्यूटरी जस्टिफाइड, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूट करना। अब उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए, ये नहीं कि वो जस्टिफाई ना हो पाए। ठीक है, तो कह रहा है वो तो डैमेज तो क्या है? कॉम्पनसेशन है। ये क्या है? जस्टिफाई करना, कि जो मैंने काम कर दिया मुझे उसके बदले में मिल रहा है, तो जस्टिफिकेशन हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, आगे। It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate where a person orders only 12 bottles of a whiskey ध्यान से पढ़ना ये वाला एग्जाम्पल। from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them. The purchaser must pay a reasonable price for the brandy. मतलब मांगा तो क्या था? विस्की की, विस्की के साथ 2 ब्रांडी बोतल भी आ गई हैं, तो वो फ्री गिफ्ट नहीं है, वो खत्म लास्ट ईयर। तो क्या है ये? आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। समझ के बात को? नेक्स्ट, एंड परचेजर एक्सेप्ट देम, द परचेजर। हाँ, अब देखो क्या बना कि परचेजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो,
नहीं तो वापस करेगा तो वापस तो हो ही सकता था, उसने एक्सेप्ट किया तो उसे पे करना पड़ेगा। द परचेजर मस्ट बी रीजनेबल, मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर द ब्रांड। समझ गए? फ्री होम डिलीवरी है, कई बार ज्यादा सामान आ गया तो वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि ज्यादा आ गया चुपचाप गिनो ही मत, साइड कर दो, छुपा दो, है ना? फिर हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज भी तो आ गई ना वहां पे। और तेरी ड्यूटी क्या है? क्योंकि वो वापस करना चाहिए। तेरी ड्यूटी क्या है? सामने वाली मिस्टेक का बेनिफिट उठाना। ये कह रहा वापस तो आ गया। तो वो है ना, ये इंडिया लॉ चल रहा है ना। चक्कर क्या है? ये हिंदुस्तानी इमेज बना रखी है हमने कि आ गया तो आ गया। ऐसे कैसे? इंडियन लॉ क्या कह रहा है? लॉ क्या, स्टार्टिंग के लॉ में हमने आपको सबसे पहले स्ट्रेस यही दिया था बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज। आपके पास कोई ज्यादा सामान आ गया तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? वापस करना या तो प्राइस पे करना, अब आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे और सामान रख रहे हो तो प्राइस पे तो यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। आप अपनी ड्यूटी को ओवररूल कर रहे हो। हाँ अगर उसने पूरा मतलब जो एक्स्ट्रा है उसने वो शुरू कर सकता है, हाँ, वो शुरू कर सकता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने ले लिया तो क्यों नहीं कर सकता? अब वो है कि आप झूठ बोल दो, अलग बात है भाई, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिर वो आपकी ईमानदारी की बात हो रही है। अब जो रखकर ही छुपा रहा है तो वो ईमानदार काय बात कर रहा। अब वो तो कोर्ट में भी कह देगा जी आया ही नहीं, जितना सामान आया था वही लिया है, ये झूठ बोल रहा है। अब बात सारी मिली जुली है आपस में, यहाँ पर आप बच जाओगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन लॉ क्या कह रहा है कि व्हाट इज योर राइट्स एंड व्हाट इज योर ड्यूटी, यू मस्ट नो। आपकी ड्यूटी है सच बोलना, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप अपनी ड्यूटी को ओवररूल कर रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, पेनल्टी तो फिर आपको झेलनी पड़ेगी। यही तो पढ़ा था हमने, राइट्स को। द क्लेम फॉर क्वांटम मैरियट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। ये केसेस दे दिए उसने आपको, जल्दी से पढ़ डालो। पहला, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, underline कर लो void। when something is done without any intention to do so graciously। मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो जो 2 ब्रांडी की बोतल दी है मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, दे दी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आ गई गिफ्ट आ गई, विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेशियसली कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है? वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू डी when one party abandons or refuse to perform the contract, breach तो तभी बनेगा। Then where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance। Obviously जब मैं 3 पार्ट कर चुका हूँ तो आप उस 3 पार्ट का तो बेनिफिट एंजॉय कर चुके हो ना, तो you have to pay for that। And last is when an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for मैंने बिल्डर को कहा कि बना दो और उस बिल्डर ने एक दीवार टेढ़ी बना दी, तो मेरे को तो जो काम उसने बैडली किया है तो उसके लिए तो बनता है ना, अब उसके ऊपर भी तो कॉम्पनसेशन बनता है, पेनल्टी उसके ऊपर बनती है कि नहीं, उसका अमाउंट हमने डिडक्ट कर लिया। तो आपको पता भी होगा कि सब चीजें पहले चेक होती हैं, चेक होने के बाद पॉइंट्स नोट कर दिए जाते हैं, या तो उसे ठीक करके देगा, अगर वो ठीक नहीं कर रहा तो फिर वो पेनल्टी अमाउंट कट। जल्दी से एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर आज भी थोड़ा सा रहेगा, जल्दी से कर ले। X wrongfully revoked before Y could complete his duties, wrongfully revoked। Held Y could recover the amount as a quantum merit। आ गया ना? तो जो हमारे इसमें जो चल रहे थे क्या था, किससे स्टार्ट किया था हमने? देखो ध्यान से देखना, अब वापस हम लोग बात कर रहे थे पेनल्टी एंड डैमेजेस को लेकर। अब उसमें उसने क्या कहा था, जब हम लोग
पेनल्टी और डैमेजेस के अलावा हमने कहा कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या अवेलेबल था, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का। दूसरा ऑप्शन क्या था, क्वेंटम मेरियट। तीसरा ऑप्शन क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगा, सिंपल है कि जो जो आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं वो स्पेसिफिक हो जाएंगे और उन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप सूट कर सकते हैं। इसमें इनडायरेक्टली क्वांटम मेरिट भी आ गया एक तरीके से। देन सूट फॉर इंजंक्शन। क्या होता है इंजंक्शन, एक तरीके का स्टे। इंजंक्शन जो है एक तरीके का स्टे होता है, कोर्ट की तरफ से जाता है। क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। Where a party to a contract is negating the terms of a contract, the court may, by issue an injunction order, restrain him for doing what he promised not to do. यानी अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के मेंशन नहीं था, तो वहां पर उसको कोर्ट जो है इंजेक्शन लगा देगा। ठीक है जी, इंजेक्शन नहीं, इंजंक्शन। देखो क्या कह रहा है, एंड अ फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर। देखो ये है इंजेक्शन, मैंने कहा ना जस्ट लाइक स्टे। 1 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के साथ उस एक्टर का। ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर and she could be restrained by an injunction। मैंने कहा ना स्टे कि नहीं, you can't do it। से injunction means stay, आप लिख सकते हैं it's a stay। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर लास्ट में देखो कह रहा है पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कंपनसेशन। वो तो मिलना ही मिलना है। आपने कुछ अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया, तो मैं तो क्लेम कर ही सकता हूं। ठीक है जी, इसको एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।